Policy 2025, Ministry of Maritime Affairs. With the participant are here. National Maritime Policy 2025 is going on 28 February 2025. Mr. Babu, मेरे total जिसके बाद हम उन बच्चों की इंटर्नशिप के लिए कहीं हम भेजेंगे और हम बच्चों से अपॉर्चुनिटीज की। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हम इस गैप को फुलफिल करें कि एसीसी ने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन अब जवाब रजा है, उन्होंने हमें तमाम का तमाम रजिस्ट्री के हिसाब से डेटा दिया। अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो जब मैंने लेटर लिखा मिनिस्ट्री को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन क्या इसी प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे थे? मैडम इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी जब यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर इसका जो PC1 बन रहा था फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस, उसमें स्पेशली जो मैरीटाइम विंग है, मैरीटाइम रिसर्च विंग, वो उसके PC1 का पार्ट है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर को 50 एकड़ 50 एकड़ का जो सी फ्रंट है वो भी किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर का जो MOU है वो साइन हो चुका है शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ जो गवादर है एज ऑफ नाउ जब कंपेटिटिव है यहाँ पे, वहाँ पे 3 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। और उनमें से एक जो है पाकिस्तान चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर को दे दिया है ताकि जो नॉर्थ स्पेक्ट्रम की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है ज़्यादा है। 2017 में एक अदर प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था कि सब इंडस्ट्री का जो बेस है उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे। और जो नेशनल मेरिटाइम पॉलिसी है इट ऑल्सो प्रोपोजेस एंड एडवोकेट्स कि सेंट्रलाइज्ड मरीन पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एनफोर्समेंट्स होनी चाहिए और कोस्टल क्लीनअप इनिशिएटिव्स होने चाहिए। दीज आर ऑल नाइस वर्ड्स टू हैव। इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैडम फरजाना साहब, मैडम हम कौन से स्टेप्स लें कि हम अपने वाटर्स को जो है पोल्यूट होने से बचा सकें, एंड एज यू आर द रेगुलेटर तो हम कहाँ पे करें? सेक्टर 10 बन जाए, मेरा भी हो जाए, मेरा नहीं भी हो, बट जब तक हम ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक हम प्रोएक्टिव बात नहीं करेंगे, जब तक हम प्रॉब्लम्स में एंगेज रहेंगे, हम डेवलप नहीं हो सकते। तो माय आइडिया इज कि इनिशिएटिव ले, आगे बढ़े और बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशंस को फोकस करें। वेरी ट्रू मैडम। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और जो मेजर कंपोनेंट है वो नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी का आफ्टर कोर्स दूसरा हमारी जो डीप सी फिशिंग है उसको रेगुलेट करना है। तो इसमें नो डाउट हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस इस तरह है कि गवर्नमेंट जो है हमारी फ्रेगमेंटेड है, या सेगमेंट्स हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे है, कुछ हमारी फेडरल को देख रही है, बाकी कुछ सेक्टर्स है वो भी उसको देखते हैं। फेडरल में भी काफ़ी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, तो उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हमें चलाना होता है। हमारे डिपार्टमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके इवन हमने एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज़ को, NIU को, बाकी जो ईमा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको साथ लेके हमने चैलेंजेस को बाकायदा फेस किया। जिस तरह ये फ्रेगमेंटेशन है, आप देखेंगे कि अगर हम सिर्फ सी की बात करें तो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक तो प्रोविंसेस की जो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारी आ जाती है। तो उनकी जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये हम अब सपोज में बलूचिस्तान से या सिंधौल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम बाकायदा कोऑर्डिनेटली उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
साथ करते हैं। उसी बेसिस पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये सारे इंटरनेट चैलेंजेस हैं, अब हमारे इंटरनेशनल कंप्लायंस से आते जाते हैं। कौन सी जगह है जहाँ पे जो फिश ब्रीडिंग है उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उसको हम रेगुलेट करें। फिर इस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी प्लान लैंडिंग साइट्स बनाई हुई हैं जिनमें से JRSP के जरिए कुछ डेवलप हो रही हैं, बाकी कुछ सिंध की साइट पे इस रोड से डेवलप हो रही हैं। तो हम जिस तरह आपकी पॉलिसी जो नेशनल मैरिटाइम पॉलिसी है वो भी जिक्र कर रही है कि हमने फिशिंग फ्लीट बढ़ानी है, ओवर फिशिंग नहीं करनी और साथ ही साथ फिश टैगिंग भी करनी है। इसके लिए हम क्या करें? सर इसमें एक तो हमने जो इनिशिएटिव लिया है तो सारी हमारी जो वेसल्स हैं ये हमारा बड़ा इनिशिएटिव है। उसके तहत हम उस एमएस जब हमारा आ जाएगा तो सारी हमारी प्रोविंसेस के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो फिशिंग गियर्स हैं वो हमने मॉडिफाई किया है। कुछ में हमने किया है इस तरह पहले प्योरली हमारा डॉलर से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें हमारा शेयर लास्ट ईयर फर्स्ट शेयर क्या है जो 120 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा 72 सालों में $100 बिलियन की एक्वाकल्चर मार्केट में ये हमारा शेयर है, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा एक्वाकल्चर डिस्कस कर लेते फिर मैं मैरिन पॉलिसी पे आता हूँ। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया था जिसमें उन्होंने खुद किया था, जिसकी वजह से ये श्रिम्प पैदा हुआ है। परसों भी मुजफ्फरगढ़ एक सेमिनार में वहाँ था, हमने वहाँ फार्मर को भी इंकरेज किया कि आप श्रिम्प फार्मिंग करें। मैं ही पहला बंदा था जहाँ से वो क्रॉप लेके आया हूँ जो एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्टर को भी बहुत सारे खदशात थे, एक्सपोर्ट होती है नहीं होती, बाहर से रिस्पॉन्स क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्रॉप भी बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे इनिशिएटिव दे रही है, ठीक है जी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से और बलूचिस्तान, बेसिकली द एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग इज द बेसिकली प्रोजेक्ट ऑफ कोस्ट लाइन। ये हमें गॉड गिफ्टेड हुआ कि हमारे इनलैंड में हो गया, ठीक है ना। चलो ये कुदरत ने गिफ्ट दिया जो बेहतर जगह हमारे पास ये 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उस पे अभी सिर्फ लास्ट ईयर अलकरम ने धाबी फार्म ने 600 एकड़ पे सेटल करा है, ठीक है ना जी। दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द एक्वाकल्चर। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि बहुत बड़ा बूस्ट है। इस वक्त वियतनाम में श्रिम्प फार्मिंग बंद हो चुकी है ड्यू टू डिजीज। इंडिया $10 बिलियन का एक्सपोर्टर है, सेम हमारा क्लाइमेट, सेम कल्चर का, एक्वाकल्चर का, उनकी भी डिजीज अभी नहीं हुई लेकिन वो डिजीज की लाइन तक पहुंच गई। हमारे पास वर्जिन लैंड पड़ी, ठीक है ना। या हमारी खुशकिस्मती के बदकिस्मती है, दोनों मायनों में वर्जिन लैंड पड़ी है। अगर हम इसको यूटिलाइज कर देंगे तो खुशकिस्मती है, तो बदकिस्मती तो वैसे है ही है, ठीक है ना। जो वर्जिन लैंड होती है उसमें 5 से 8 साल तक डिजीज आने की कोई तवक्को नहीं, ठीक है ना। हमारे इसके ऊपर डिजीज रोकने के ऊपर एक फेडरल लेवल पे पॉलिसी होनी चाहिए। डिजीज इन हम इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट अप कर सकेंगे, ठीक है ना। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जी हमारी जो शाख है उनसे और किया जाए, ठीक है वो किया जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं एक्वाकल्चर की जामे पॉलिसी बनाने के लिए। फेडरल इसमें किरदार अदा करे, सूबों के साथ में 15 से 20 दिन तक रहती हैं सारी वो जो बोर्ड्स हैं, आज 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की बोर्ड्स हैं, उनको अपग्रेड होने की जरूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में अब तो ऑन बोर्ड फ्रीजिंग का कंसेप्ट आ गया। मैं आपसे सिर्फ ये एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ये स्टेप दिया जाए ना ऑन बोर्ड फ्रीजिंग का, तो मेरीन एक्सपोर्ट 500 मिलियन से 1000 मिलियन तो विद इन 1 ईयर क्रॉस कर जाएगी। ये 200 मिलियन तक भी, ये 200 मिलियन तक भी चली जाएगी कि हम ऑन बोर्ड फ्रीजिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट हम पकड़ के लाते हैं वो हम बेचते हैं $2 का, अगर वो ऑन बोर्ड फ्रीजिंग होगी तो $5 से $6 का है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, ठीक है नहीं। कैचिंग के हवाले से भी अगर एक जामे पॉलिसी बना देते हैं जिसमें नेट साइज क्या होगा, कैचिंग मेथड क्या होगा, रिजल्टिंग प्रोसेसिंग मेथड क्या होगा, अगर ये हम 3 चीज़ों को इम्प्रूव कर लें तो हमारी मेरीन की भी एक्सपोर्ट विद इन 1 ईयर तो डबल हो जाएगी और इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स के प्रॉब्लम है, ठीक है,
हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट्स के बहुत सारे इशू हैं, ठीक है। हमारे लिए हमारे लिए एक सरप्राइजिंग थिंग थी लास्ट वीक जो हुआ है, कि जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि हमने ऑन टाइम मेंबर्स की वो पॉलिसी सबमिट कर। और जो गवर्नेंस है और जो स्मॉल स्टेप्स हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पे एक एफर्ट हो रही है जिसमें हम आगे जा सकते हैं। एंड इट रिमाइंड्स मी कि जो इंडोनेशिया है, उन्होंने अपनी सोलराइज्ड फिशिंग बोट्स पायलट कर दी उन्होंने, और वो सोलराइज कर दिए गए हैं ताकि उनके पास जो ऑन बोर्ड कूलिंग का सिस्टम है वो इंस्टॉल हो, और वो जो कोस्टल वाटर्स हैं या 20 नॉटिकल्स हैं वहाँ तक वो फिशिंग करें और उसके बाद वापस आ जाए, और वो $2 से उनकी जो प्राइस है वो बढ़ के $5 हो जाए। इन दिस बैकड्रॉप सर एक अच्छी जो है वो यहाँ पे इंसाइट हमें मिली ऑन 4 चैलेंजेस: टूरिज्म, पोल्यूशन, मैरीटाइम ट्रेनिंग और फिशरीज एक्वाकल्चर। इस बैकड्रॉप में सर आप अलाउ करें तो वी हैव स्मॉल टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैं एक चीज 10 नाले कितने से समुद्र में, 2 नदियां हैं और एक दरिया है, फुल ऑफ फ्लूइड और फुल ऑफ पोल्यूशन। उस तरह वाटर जब आके तो समुद्र में गिरता है तो क्या होता है समुद्र का। देयर वाज अ टाइम जब वहाँ पे डाइवर्स होते थे, फाइन फेंकते थे, वाइन निकाल के आते थे। आज अगर बंदा भी गिरे तो बंदा नहीं मिलता। आई थिंक वी नीड टू रीवैम्प। 2010 में एक नेवल हेडक्वार्टर ने स्टडी की थी सर, जो कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी एंड मैरीटाइम अफेयर वहाँ पे प्रेजेंट की थी। अगर आप उस स्टडी कंसल्ट कर लें तो उसे बड़ा क्लियर डिफाइन किया गया रोल कि केपीटी ने क्या रोल उसमें अदा करना है, पीक्यूए ने क्या करना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्या करना है, सिटी ईपा ने सब। Thanks, Dr. Professor, just giving me this opportunity. It's so pleasing to hear from all of you. I just want to share with you one my experience with one foundation I use one. I have the opportunity. मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी मोमा से कि लेट्स टेक इनिशिएटिव टुगेदर। ये भी क्लाइमेट चेंज का एक एस्पेक्ट है कि हमारे नदी नालों में पानी कम होता जा रहा है, ड्राई ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है, और वो जो डाइल्यूशन फैक्टर होता था कि एक खास लेवल पे पोल्यूशन होगी लेकिन फिर रेन या कैचमेंट एरिया की वजह से वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब वो जो कैचमेंट में पानी आ रहे हैं इन नदी नालों में वो ज़्यादा पोल्यूटेड आ रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे हम बाकी एरिया में इकॉनमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एरिया फोकस्ड अपने नेवी के वेसल्स को बचाने के लिए किन पॉइंट्स पे हमें डायरेक्ट पोल्यूशन कंट्रोल करने की यहाँ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं कि नहीं, और जिसकी ड्यूटी है हु इज हु एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द राइट जॉब, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे कोस्टल गार्ड्स जो हैं वो पोल्यूशन, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ जो हम किसी ज़माने में सुनते थे 5 साल प्लान। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी मोहा से विद ऑल स्टेक होल्डर अगला 10 साल प्लान बनाइए कि हम अपने कोस्टल लाइन में पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी कितनी इन्वेस्ट करे। वो विजन दे कि जी हमने 2047 तक जाने के लिए एटलीस्ट 4 जो हैं इस तरह के जो विजनरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पॉलिसी में से निकलेंगे। मे आई आस्क फॉर द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। यस मैम, यू हैव द माइक। आप इसका मैनिफेस्टेशन ऐसे देख लें कि जितने लाइनर्स हैं, चाहे वो एयरलाइंस हैं या सी लाइंस हैं, एंड फ्रॉम वेयर पोजिशन दे आर, वेयर एवर दे आर, जो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है, जैसे अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम लगा है, उसी तरह का सिस्टम ऑल्दो ये एयरपोर्ट है एंड दे शुड हैव बीन फास्टर, प्रैक्टिकली दे आर स्लोअर। इस तरह का पीसीएस का जो वर्जन 1 है वो पोर्ट कासिम में लग चुका है। What it will do is ये इंटीग्रेट करेगा आपकी आईटी को, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आपके यूजर्स को, और साथ ही साथ जो आपके आप देखिए ना अली बाबा है, बाकी चीजें हैं, लोगों को पता हो कि उनकी शिपमेंट किस लॉजिस्टिक लाइन के किस मिस्टर अली मसूरी साहब या डॉक्टर आसिम करीम साहब, इफ यू आर अवेलेबल और उस हवाले से एक कमेटी बनी हुई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, फिशरीज की और लॉ डिपार्टमेंट की, और जैसे ही वो अप्रूव देगी इसके सजेशन वगैरह, पीओआर वगैरह, तो ये पॉलिसी हम भी लागू करेंगे। थैंक यू।
vision as well as the clarity on how we need to move forward on the in the maritime sector. पहले पैनल डिस्कशन में 3 एस्पेक्ट्स मेरा पहले we can say they are takeaways at least for me. One was security, the मैपिंग की आवाज़ आनी चाहिए थी. This is award by हार्ट यूनिवर्सिटी. giving the award ceremony, last National Maritime Policy 2025. ब्रिगेडियर अदनान सलीम, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल म्यूजियम्स. डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी. डॉक्टर नुजसिया प्रोफेसर नमन. General Marine Fisheries Department. Last but not the least, Mr. Fullan Baloch, Member Standing Committee on Maritime. Okay, where is from? Thank you.